नमस्कार साथियों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। साथियों, हमने लास्ट क्लास में जो है देखा था कैसे भारत देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता एक विभाजन के रूप में हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्र जो है क्या हो गए थे जी, अस्तित्व में आए थे। कैसे हमने देखा था पिछले क्लास में देश का विभाजन जो है किस पृष्ठभूमि के आधार पे हुआ था। साथियों, इसकी एक्चुअल पृष्ठभूमि जो थी वो तो 1906 मुस्लिम लीग के गठन के बाद, मतलब देखना चाहिए लीग का गठन जो हुआ था वो बंग भंग के बाद हुआ था, और जो गठन हुआ था वो पूर्वी बंगाल क्षेत्र बांग्लादेश क्षेत्र में हुआ था। जिसके बाद से ही फिर बाद में जो है मार्ले मिंटो आते हैं, उन्होंने 1909 अधिनियम में पृथक निर्वाचन करके क्या करते हैं जी, कंटिन्यू जो है धर्म के आधार पर राष्ट्र को बांटने का कार्य करते हैं। बाद में इसके अध्यक्ष बन के उभर के आते हैं कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। और जिन्ना जो थे बेसिकली उनको कहीं ना कहीं सत्ता का मोह था, देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने की लालसा उनके मन में थी। और चूंकि भारत में कांग्रेस कंटिन्यू लीड करते जा रहा था प्रांतीय चुनावों में, तो उनको पता था कि यहाँ पे मेरा दाल नहीं गलने वाला है, और इसी आधार पे उन्होंने स्वतंत्र पृथक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग करना चालू कर दिया। कई बार उनको समझाने के बाद भी वो नहीं माने। फाइनली जो है देश जो है दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और यहां पे जाकर के हमारा आधुनिक भारत क्या हो गया था जी, समाप्त हो गया था। साथियों, आज जो है हमारा पहला क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का, जिसको अपन दूसरे शब्दों में संविधान भी कहते हैं। संविधान का अर्थ होता है एक व्यवस्थित विधि या विधान, जिस विधि या विधान के माध्यम से पूरा भारत शासन चलता है, और शासन के अधीन क्या होती है जी, प्रशासन चलती है। साथियों, राष्ट्र में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत में संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? साथियों, ध्यान रखिएगा, हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और लोकतांत्रिक राष्ट्र जो है उसका मजबूत आधार होता है वहां का संविधान। मतलब कहना चाहिए लोकतंत्र की बुनियाद है क्या, संविधान। मतलब बिना संविधान के लोकतांत्रिक राष्ट्र को संचालित नहीं किया जा सकता। इसीलिए व्यवस्थित विधि या कानून के तहत भारतीय शासन जो है वहां के पब्लिक के ऊपर क्या करती है जी, वहां की जनता जो है शासन से शासित होती है। इस शासन के अंदर में पूरी प्रशासन जो उनकी पूरी एक क्या बोलना चाहिए, उनका एक जो चैनल है जो आम पब्लिक के ऊपर क्या करते हैं जी, शासन करते हैं, एक विधि या एक शासन के अनुरूप। मतलब कहना चाहिए अब किसी भी प्रकार का कोई तानाशाही शासन नहीं है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों, अभी हमारा जस्ट आधुनिक भारत का इतिहास क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। हमने देखा कि कैसे कुशासन बना रहा। साथियों देखिएगा, दो चीजें होती हैं, एक होती है लोकतांत्रिक सरकारें और एक होती है अलोकतांत्रिक सरकारें। साथियों ध्यान रखिएगा, जब भारत में आज से कई हजार साल पहले अगर अपन बात करते हैं, पहली बात करते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता अचानक से आई और चली गई। उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता। कोई कहता है बाढ़ से चला गया, कोई कहता है महामारी आ गया, तो उसके तथ्य अलग अलग बताए जाते हैं कि कैसे सभ्यता समाप्त हुई, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद जो हमको जानकारी मिलती है वो है वैदिक साहित्य काल, जिसमें पहला जो है ऋग्वैदिक साहित्य काल है। साथियों ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वैद काल था, ऐसा बोला जाता है कि ऋग्वैद काल में लोकतांत्रिक सरकारें चलती थी। लोकतांत्रिक सरकारें मतलब वहां पे सभा, समिति और विदत करके दो तीन संस्थाएं थी जो राजा का चयन करती थी। मूलतः समिति जो है राजा का चयन करती थी, और उस समिति में जो है पूरे जो उस क्षेत्र के जो लोग होते थे, कबीले के जो लोग होते थे, वो पूरे, चाहे वो महिलाएं हैं पुरुष हो, सभी शामिल होते थे। और इस समिति के माध्यम से जो है राजा का क्या होता था जी, निर्वाचन होता था। कब? ऋग्वैदिक काल में। तो कहीं ना कहीं राजा का निर्वाचन अगर जनता के माध्यम से हो रही है, मतलब वहां लोकतांत्रिक सरकार है। तो ऋग्वैद काल में जो शासन जो चलता था, चूंकि राजा जो है न्याय का कार्य करता था, या न्याय का देवता कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का कार्य होता था न्याय करना, और न्याय करने वाले व्यक्ति को या राजा को जो है पब्लिक जो है चुन करके भेजती थी। और जो राजा है अपने कुछ मंत्रियों के चयन करते थे, जो मंत्री जो कि सभा में बैठते थे, जिसको सभा कहा जाता था। मतलब कहना चाहिए सभा और समिति जो था मुख्य अंग थे उस पूरे शासन तंत्र के। सभा में जो है पूरे जो मंत्री जो हुआ करते थे, जिसको राजा चयन करते थे, जिसको राजा चुनते थे, वे पूरे वयोवृद्ध मंत्री होते थे। और समिति में पूरी उस क्षेत्र की पब्लिक होती थी या उस कबीले की पब्लिक होती थी जो राजा का चयन करती थी। मतलब कहीं ना कहीं पूरा जो है ढांचा कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकार है। साथियों आज इसी कड़ी में हम लोग जो संविधान की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी
और संविधान जब भारत में नहीं था तो हमने किन किन समस्याओं को फेस किया। आज हमारा जो बेसिक क्लास है इसी को लेकर के रहेगा। साथियों आइए हम स्लाइड के माध्यम से जो है ऋग्वैदिक आर्य के बारे में कुछ थोड़ी सी उनके हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों देखिएगा, ये जो आर्यों का जो विस्तार था, ध्यान दीजिएगा कि पहले जो हमारा भारत था वो पूरा अफगानिस्तान तक जाता था। कहां तक? ये पूरा एरिया अफगानिस्तान तक जाता था। तो जब आर्यों का जब आगमन इंडिया में हुआ, आर्यों के बारे में भी कई प्रकार की भ्रांति है। कोई कहता है तिब्बत से आए थे, कोई कहता है यूरोप से आए थे। एक्चुअल कहीं एकदम श्योर शॉर्ट जानकारी नहीं है कि वो यहीं से आए थे। तो आर्य जब आए तो वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र को अपना पहले अड्डा बनाए थे। पश्चिमोत्तर मतलब अफगानिस्तान वाला कॉर्नर एरिया। देख लीजिए ये वाला पूरा नक्शा इसमें बताया गया है, जो कि एक प्रकार से देखना चाहिए तो ये कुभा नदी के आसपास का तट है। कुभा काबुल या कुभा नदी बोला जाता था, जो कि काबुल नदी क्षेत्र में ये लोग शुरुआत में निवास किए थे। कब? ऋग्वेद काल में। और जब ऋग्वेद काल से उत्तर वैदिक काल आया तो लगभग 500-700-1000 साल बीत चुके थे। तो उनकी संख्या में क्या हो गया था जी? वृद्धि हो गया था। तो संख्या जैसी जैसी बढ़ी तो चूंकि देखिएगा किसी भी सभ्यता और संस्कृति का जो जननी जो होती है, कोई ना कोई एक नदी होती है। शुरुआत उन्होंने क्या किया था जी? यहाँ पे कुभा काबुल नदी के तट पर आए थे, फिर धीरे से बढ़कर वो सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र तक, क्योंकि नदी की जो द्वारा जो मिट्टी बहा करके जो लाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी क्या है जी? काफी उपजाऊ मिट्टी है। अब चूंकि सभ्यता संस्कृति का विकास होगा तो मिट्टी की भी तो आवश्यकता पड़ेगी भाई अनाज उगाने के लिए, है ना। तो ये क्षेत्र कहीं ना कहीं अनाज परिपूर्ण था। तो अनाजों के लिए वे नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में क्या करते थे जी? निवास करते थे। जब इनका जनसंख्या जब बढ़ा, जब उत्तर वैदिक काल के टाइम पे आए तो उनका जो क्षेत्र था ये गंगा नदी मैदान क्षेत्र तक पहुंच गए थे भारत के। तो इनकी संख्या में भी विस्तार होता चला गया। साथियों ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल जो था कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक था। आइए आगे की स्लाइड में अपन देखते हैं। देखिएगा ऋग्वैदिक काल, ये जो ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें कबीले का जो मुखिया होता था वो राजन कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? राजन या राजा कहलाता था। यह न्याय का कार्य करता था। क्या करता था जी? न्याय का कार्य करता था। और राजा का जो चुनाव है वो समिति नामक संस्था करती थी। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 3 संस्थाएं होती थी। पहली जो संस्था होती थी उसका नाम था सभा, दूसरी जो संस्था थी उसका नाम था समिति, और तीसरा जो था उसको विदथ बोला जाता था। देखिएगा ये राजा को चुनने का काम समिति करती थी। समिति में जो है वहां के महिलाएं व पुरुष सभी शामिल होते थे और सभी कोई मिल करके अपने राजा का क्या करते थे जी? चुनाव करते थे। जैसे आज हम लोग चुनते हैं अपने राजा को, सीएम या पीएम को चुनते हैं ना जी, विधानसभा लोकसभा चुनाव के माध्यम से। ठीक तो इस राजा का जो कार्य हुआ करता था वो क्या था जी? मुख्यतः इसका कार्य था चुनाव, नाम मेन जो उसका वर्किंग जो था वो था न्याय करना, जस्टिस देना, लोगों को समाज में न्याय का कार्य करना। इनका मेन यही काम था। ठीक है, तो समिति के माध्यम से राजा का चुनाव होता था। अब राजा जो है अपने साथ जो है अपने सलाहकार का एक परिषद बनाता था, एक गठन करता था। वो परिषद में जो सदस्य होते थे वो सभा में आते थे। सभा मतलब एक प्रकार से वहां उस काल की मंत्री परिषद थी। क्या थी जी? ये मंत्री परिषद हुआ करती थी, जो राजा के लोग जो है बैठते थे और राजा को सलाह देने का कार्य करते थे। तो फाइनली जो ऋग्वैदिक काल जो था वहां पर तो आज के जैसा संविधान का प्रमाण मिलता है ना जी, आज के जैसा सिस्टम है यहाँ पे। आइए आगे अपन अब उत्तर वैदिक काल में चलते हैं। साथियों देखिएगा ये वही लिखा हुआ है जो मैं भी बताया। अब देखिएगा उत्तर वैदिक काल, देखिएगा अब आर्य जो थे ये काबुल और सिंधु नदी को पार करके जो है गंगा नदी के दोआब क्षेत्र में पहुंच गए थे। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था वहां तक पहुंच गए थे। क्योंकि यहां भी जलोढ़ मिट्टी था तो यहां भी जमीन क्या था जी? अच्छा खासा उपजाऊ था। तो उनको खाने के लिए पर्याप्त क्या हो जाता था? अनाज मिल जाता था। तो अब धीरे धीरे संख्या उनकी बढ़ने लगी, तो जनसंख्या के कारण क्या है उनका क्षेत्र विस्तार भी आगे होने लगा। क्योंकि कालखंड भी बहुत निकल गया था, समय बहुत निकल चुका था। अब देखिएगा आर्यों का उत्तर भारत में क्या होता है? प्रसार हुआ।
और कबीलों के जो संलयन थे, छोटे कबीलाई क्षेत्र जो है जनपदों के रूप में क्या होते हैं जी, उभरना चालू हो जाते हैं। जो कबीलाई क्षेत्र थे वो जनपदों के रूप में उभरते हैं। भरत और पुरु मिलकर के जो है कुरु जनपद बनता है। पहले जो जनपद था कुरु जनपद था। अब देखिएगा कहीं ना कहीं संख्या बढ़ा, संख्या बढ़ने के बाद उनके क्षेत्रफल में विस्तार हुआ। अब से क्षेत्रफल में जैसे ही विस्तार हुआ, अब कहीं ना कहीं जमीन की जो संक्रमण बोलना चाहिए, जमीन पे जो क्षेत्र उनका क्या होते जा रहा है जी, बढ़ते जा रहा है। लोगों में भी अब कंपटीशन का भाव आना चालू हो गया। अब समझिएगा यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो मेन है, अब देखिएगा राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया। ये वंशा लिखा हुआ है, राजा का पद जो है क्या हो गया जी, वंशानुगत हो गया। वंशानुगत हो गया मतलब मैं राजा तो मेरा बेटा भी राजा बनेगा, राजकुमार राजा बनेगा, समझ गए ना। अब देखिएगा समिति की तुलना में सभा जो है अधिक प्रभावी हो गई। समिति की तुलना में मतलब समझ रहे हैं आप क्या, समिति किसको बोलते थे जी, समिति में पूरे समाज के लोग इकट्ठे होते थे और राजा का चयन करते थे। अब समिति यहां पर डाउनफॉल हो गई, नीचे गिर गई। मतलब यहां इसकी जो वो था, इसका जो क्या बोलना चाहिए, एक जो लेवल बना हुआ था, समिति को जो पावर दिया गया था वो कम कर दिया गया। अब सभा मतलब जो मंत्रिमंडल था वो इससे पावरफुल हो गया, मतलब समिति का तो काम खत्म कर दिया गया। अब राजा जो है वंशानुगत हो गया, तो अब राजा को चुनने का काम खत्म हो गया। मतलब यहां से क्या चालू हो जाता है जी, भारत में गैर लोकतांत्रिक सरकार। गैर लोकतांत्रिक सरकार कब चालू होता है, उत्तर वैदिक काल से। ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण चीज है। साथियों देखिएगा अब पूरा भारत में क्या चलेगा जी, गैर लोकतांत्रिक सरकार चलेगी। और गैर लोकतांत्रिक मतलब लोगों को अपने राजा को चुनने का अधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब जब गैर लोकतांत्रिक हो गया तो राजा क्या करेगा जी, अपने मन का शासन करेगा, जो चाहेगा जैसा चाहेगा, जितना कर चाहेगा उतना टैक्स क्या करेगा, अब वो वसूलने का कार्य करेंगे। साथियों देखिएगा जब मुगल शासक भारत में आए तो उन्होंने क्या किया जी, टैक्स मनमाने टैक्स वसूले। मतलब टैक्स क्या करते थे, अपने मन का वसूलते थे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अकबर व जहांगीर के काल में, अकबर व जहांगीर के काल में भू राजस्व जो होता था उपज का कितना होता था, 33% होता था। शाहजहां ने इसे जो है 50% किया। कितना किया, 50% तक किया था। और औरंगजेब के शासन में भू राजस्व जो था वो कितना था जी, 66% तक का टैक्स वसूलता था। कौन, औरंगजेब। और किसी की मजाल नहीं है जाकर के इनको बोल दे कि आप इतना टैक्स लेते हो, सीधा गर्दन अलग हो जाता था धड़ से। कारण क्योंकि इनकी सरकारें जो चल रही हैं वो गैर लोकतांत्रिक चल रही है, तानाशाही सरकार चल रही है, समझ गए ना। अब देखिएगा इसके अतिरिक्त चरी कर, घरी कर व जजिया कर, अन्य कर वसूले जाते थे। चरी कर मतलब चराई के लिए, घरी कर मतलब जिस घर में रह रहे उस घर का टैक्स दो, और जजिया कर मतलब अगर आप मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है तो उसका टैक्स अलग दो। मतलब जो मन जैसा मन आता था ये मनमाने तरीके से क्या वसूलते थे जी, जनता से टैक्स वसूलते थे। मतलब आप समझिएगा मेरा आज इतिहास का जो पृष्ठभूमि बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि हमको संविधान की आवश्यकता पड़ी क्यों। ये अभी संविधान नहीं है ना, तो यहाँ कोई लोकतंत्र है, यहाँ पे हम तानाशाही जो शासन चल रहा है उसके हम कुछ छवि को देख रहे हैं कि जो है तानाशाही शासन जो है किस तरीके से काम कर रहा है। जितना मन आ रहा है टैक्स ले लो, जितना मन आ रहा है, जिस प्रकार का टैक्स लग रहा है, जो लग रहा है, आदमी को खाना खाने का टैक्स ले लो, पशु चराने का टैक्स ले लो, धर्म में अगर नहीं है तो उसका टैक्स ले लो, वो धर्म को नहीं मानता उसका टैक्स ले लो। जो मन में आता था, जैसा मन में आता था, सब प्रकार का टैक्स ये मनमाने तरीके से वसूलते थे। यही जो है सबसे बड़ी कमजोरी थी आपके मतलब गैर लोकतांत्रिक सरकार में। इसीलिए हमको आवश्यकता पड़ी लोकतांत्रिक सरकार की। और लोकतांत्रिक सरकार का आधार क्या होता है जी, ठोस संविधान। उसके बाद देखिएगा सरकार, देखिएगा कैसे होता है जी। देखिएगा सरकार वह संप्रभुत्व इकाई है जो जनता पर शासन संबंधित क्या है जी, निर्णय को लेती है। देखिएगा इसी में है, पहला है लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा क्या है, गैर लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब यह होता है कि लोकतंत्र या लोगों का तंत्र, मतलब सीधा सीधा बोलूं लोक को लोगों से ही जोड़िएगा। लोक का अर्थ ही है लोग।
लोगों का शासन या लोकतांत्रिक सरकार एक ही चीज है। मतलब आप क्या करते हैं, हम तो अंगूठा लगाते हैं जी, बटन दबा करके जो है आप अपने राजा का चयन करते हैं। हमको अपना भारत के संविधान में हमको अधिकार दिया गया है। आज वो सरकार वहां केंद्र में बैठी है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, हमको नहीं पसंद आएगा तो अगले बार हम बदल देंगे। भाई सरकार को हम हटा भी सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, क्योंकि हमको इतना अधिकार दिया गया है, वोटिंग का पावर है हमारे पास, क्योंकि भारत में क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें हैं। अब देखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ है जनता द्वारा चुना गया, मतलब संसदीय व्यवस्था, मतलब सरकार, वो सरकार जो जनता के द्वारा चुना जाए, ठीक है, उसको बोला जाता है लोकतांत्रिक सरकार, जैसे भारत में है लोकतांत्रिक सरकार। अब देखिएगा गैर लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है कि वंशानुगत, जैसे अपन अभी उत्तर वैदिक काल में देख रहे थे वंशानुगत पद, वैसे ही उत्तर वंशानुगत। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का मोटू का देखे होंगे जी आप लोग। मोटू जो है एकदम खतरनाक पर्सनालिटी का, उसके सामने कोई छींक देता है तो उसको शेर के पिंजरे में डलवा देता है। समझ रहे हैं ना, जान तो रहे होंगे ना उसको, मोटू को। क्या नाम है उसका, किम जोंग उन, किम जोंग उन मोटू। तो उसको क्या करते हैं जी, उसके सामने कोई छींक देता है तो उसको पिंजरे में डलवा देता है वो, और वो किसी से नहीं डरता है। वो सीधा अमेरिका चैलेंज करेगा, रसिया का, उसको जो मन में आता है बड़बड़ाते रहता है। वो अपने अपने देश में नया नया नियम लाते रहेगा कि कोई टीवी देखते पकड़ा गया तो उसको मैं गोली मरवा दूंगा। अभी 2 दिन पहले आया है, अभी 2 दिन पहले की बात है। वहां पे क्या हॉट डॉग, क्या बोलते हैं आप लोग, बर्गर पिज्जा क्या बोलते हैं उसको, हॉट डॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई मैं तो नहीं जानता उसको, कभी खाया भी नहीं हूं। हॉट डॉग बोलते हो शायद आप लोग। वो हॉट डॉग वगैरह जो आता है ना, उसको वहां पे अगर कोई खाते पकड़ा गया तो गोली मरवा दूंगा बोल दिया है। कौन, किम जोंग उन। मतलब देखिएगा यहाँ की सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं, तानाशाही सरकार। मतलब मैं जो बोलूंगा वो होगा और तुम ज्यादा होशियार बने तुमको गोली मरवा दूंगा। ये कहां पे होता है, गैर लोकतांत्रिक सरकार, जिसका उदाहरण है उत्तर कोरिया। यहां पर लोगों को मतदान का अधिकार नहीं होता, ध्यान रखिएगा, और यहां पर लोगों को मतदान का अधिकार होता है। यही अंतर होता है मेन लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में। देखिएगा, संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा है। एक ऐसा ढांचा जिसमें जनता शासित होती है, वह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करती है। समझ गए जी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या करती है, स्थापना करती है। साथियों देखिएगा, लोकतंत्र के इसमें देखते हैं, लोकतंत्र के आधार स्तंभ। भाई हमारा भारत क्या है जी, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो लोकतंत्र के एक्चुअल में कितने आधार स्तंभ हैं उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। पहला आधार स्तंभ है विधायिका। क्या है जी, पहला विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका। साथियों ध्यान रखिएगा, ये हमारे लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में क्या आ जाएगा, देखिएगा, विधायिका केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल। साथियों ध्यान रखिएगा, विधायिका का कार्य है, विधायिका का जो मुख्य कार्य है, भारत शासन, मतलब भारत राष्ट्र में शासन के लिए कानून बनाना। मतलब हमारे जो भी कानून बनते हैं वो कहां से बनते हैं जी, या तो संसद में बनेंगे या तो विधानमंडल में बनेंगे। वो क्या राज्य सूची है और क्या केंद्र सूची है हम लोग संविधान में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिकली बस अभी ये जानिए कि कानून बनाने का जो मुख्य कार्य है वो किसके अधीन आता है जी, विधायिका के अधीन। विधायिका का कार्य है राष्ट्र के लिए कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका का कार्य है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को जो है जनता तक एग्जीक्यूट करके पहुंचाना।
इसका काम है कानून को जनता तक पहुंचाना। आ गई बात समझ में? मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो कानून बनाने का कार्य कौन कर रही है? विधायिका कर रही है। और उस बनाए गए कानून को एग्जीक्यूट करने का, लोगों तक पहुंचाने का या लोगों को पालन करवाने का जो कार्य है वो किसका है? कार्यपालिका का है। इसमें विधायिका के अंदर में आते हैं सांसद, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सभी आते हैं इसमें। राज्य का सीएम, राज्य के मंत्री एक्सेट्रा सब इसी में आएंगे। कार्यपालिका में आपके आते हैं जी आईएएस, आईपीएस, आपके तहसीलदार, पटवारी, जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं वो सब किस में आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। अब सुनिएगा, ये दोनों का तो चोला दामन का साथ है जी, ये दोनों पैरेलल चलते हैं एक साथ। साथियों ध्यान रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। स्वतंत्र, इसको स्वतंत्र रखा गया है। इस न्यायपालिका का संबंध जो है विधायिका और कार्यपालिका से नहीं है। तो अब इसका कार्य क्या है, आइए देखते हैं हम। इसका कार्य है यह देखना कि विधायिका के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो कार्यपालिका सही तरीके से उस कानून को एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहला काम। दूसरा काम, अगर ये कोई कानून बना रहा है विधायिका, तो उसमें सामान्य जनमानस के किसी हित का, किसी अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार के मूल अधिकार को बाधित तो नहीं किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो न्यायपालिका का कार्य कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन का है। क्या कार्य है जी? ऑब्जर्वेशन का, कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में किसी मूल अधिकार का तो हनन नहीं हो रहा है, या विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून है वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो रहा है, इसमें किसी के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। इसलिए जो है न्यायपालिका को क्या किया गया है जी? पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है। ये मूलतः जो है हमारे भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं। साथियों परिपाटी के रूप में ध्यान रखिएगा, चौथा जो आधार स्तंभ है, चौथा जो आधार स्तंभ है आज के डेट में वर्तमान में प्रेस को माना जाता है। प्रेस एक प्रकार से बोलना चाहिए मीडिया। अब ये मीडिया 2 तरीके से हो सकता है, या तो प्रिंट मीडिया हो सकता है या तो इलेक्ट्रिक मीडिया हो सकता है। ये मतलब ओवरऑल देखा जाए तो प्रेस को जो है चौथा आधार स्तंभ माना गया है लोकतंत्र का। कौन सा आधार स्तंभ है जी? चौथा नंबर आधार स्तंभ है। तो ये हमारे लोकतंत्र के आधार स्तंभ है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। साथियों देखिएगा, भारत में संविधान की आवश्यकता पड़ी क्यों? तो आइए देखते हैं। देखिएगा, भारत लगभग जो है 350 सालों तक गुलामी की दास्ता में क्या रहा जी? जकड़ा रहा। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तब से लेकर के 1947 तक, मतलब 350 साल लगभग भारत क्या था जी? गुलामी की दास्ता पे भारत जो है जकड़ा हुआ था। और गुलामी के जो मुख्य कारण थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे रहना। अंग्रेजों ने इसी का तो फायदा उठाया था। भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में क्या था जी? विभक्त था। और उन्हीं राज्यों के बीच में घुस करके फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, और पूरे देश को क्या कर लिया था उन्होंने? कब्जे में ले लिया था। क्योंकि राज्यों के बीच में जो है आपसी संबंध जो सही उनके सही नहीं थे, इसका फायदा उठाया था किसने? अंग्रेजों ने। देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात जो है भारतीयों के क्या होता है जी? हर वर्ग का शोषण होता है, चाहे वो युवा वर्ग हो, कर्मकार वर्ग हो या कृषक वर्ग हो। अंग्रेजों ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। देखिएगा, उन्होंने भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाने के लिए कई कदम उठाए थे, जैसे 1905 का कार्लाइल सर्कुलर है, 1193 का 1913 का जो रौलट एक्ट है, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन के समय आया था। मतलब इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को दबाने, मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए अंग्रेज जो है पूर्ण रूप से भारतीयों का क्या कर रहे थे जी? शोषण कर रहे थे। और उस शोषण की शुरुआत हुई थी कैसे जी? राज्यों का आपस में अलग अलग बटे रहना या आपस में टकराव की स्थिति रहना। देखिएगा, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, एक क्रिप्स का देखिए फोटो लगा हुआ है, स्टेफर्ड क्रिप्स है, ये गांधी जी के साथ खड़ा हुआ है ये क्रिप्स। देखिएगा,
क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जो जापान के लगातार बढ़ते दबाव के कारण भारत में कुछ सूत्र प्रस्तुत करना चाह रहे थे। देखिएगा, उन्होंने कहा था युद्ध के बाद भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा और संविधान निर्मात्री सभा का क्या किया जाएगा जी, गठन किया जाएगा। भारत की रक्षा ब्रिटेन की सरकार करेगी। यदि किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं है तो वह उसे अस्वीकार भी कर सकता है। यह पॉइंट जो है इसी में फंस गया था हमारा 3 ठो क्षेत्र। कौन कौन सा जी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। ये जो है इसी में फंस गया था कि जब अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन में बोल दिया था कि जो संविधान जो राज्य को पसंद नहीं है वो अलग रह सकते हैं, इसी में 3 राज्य हमारे फंस गए थे। जब देश आजाद हुआ तो उस समय भारत में कुल लगभग 562 रियासतें थी। 562 रियासतों ने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पे साइन कर दिया था, ये 3 ने नहीं किया था। मतलब कुल मिलाकर के 565 रियासतें थी। ध्यान रखिएगा, कितनी थी? 565 रियासतें थी। साथियों देखिएगा, एक पूरा जन शोषित सरकार से मुक्त होने के पश्चात, जन शोषित है ना, ध्यान रखिएगा, एक पूरा जन शोषित सरकार से मुक्त होने के पश्चात राष्ट्र में एक ठोस शासन के नींव के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी और संविधान सभा का गठन हुआ। साथियों, अगर अंग्रेज जो है देश को ऐसे ही छोड़ के चल देते और या आजादी के बाद अगर हम संविधान बनाने को लेकर के फोकस नहीं करते तो भारत जो है जैसे सन मतलब 1498 के पहले जैसे राजाओं के रूप में बटा हुआ था वैसे ही बटा रहता और बाद में कोई, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, बाद में हो सकता है कोई पावरफुल देश आकर के फिर गुलाम कर लेता। उससे ऐसी घटना जो है दोबारा रिपीट ना हो। भाई अंग्रेजों ने क्या किया जी, फायदा उठाया था। फूट डालो और शासन करो नीति के तहत छोटे छोटे राज्यों को भिड़ा करके वो शासन करने बैठ गए थे और जो है लगभग 350-400 साल तक हम गुलामी की दास्ता में जकड़े रहे। तो देश के आजाद होने के बाद ये घटना फिर से रिपीट ना हो, इसके लिए जो है एक भारत संघ का निर्माण किया गया। इस भारत संघ के निर्माण के लिए हमको आवश्यकता पड़ी किसकी जी? भारतीय संविधान की। ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिएगा भारत में क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। देखिएगा संविधान के जो प्रकार हैं, लिखित संविधान। लिखित संविधान मतलब जो संविधान जो है लिखित में हो। मतलब भारत का तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान बोला जाता है जी। भारत का संविधान देखिएगा लिखित भी है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है, और लिखित के साथ अमेरिका का भी लिखित है। लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रिटेन का संविधान जो है मौखिक संविधान है। अब देखिएगा भारत के संविधान के बारे में जो कुछ विशेषता है, लिखिएगा भारत का संविधान विश्व के बृहत्तम संविधान में आता है। सबसे बड़ा संविधान है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान, जिसमें कुल मिलाकर के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और जो है 12 अनुसूची शामिल किए गए हैं। ध्यान रखिएगा कितने हैं जी, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी है। इसमें लिखा है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं हमारे भारतीय संविधान में। देखिएगा हमारे भारतीय संविधान का मूल स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम है, यह भी मोस्ट आईएमपी है। हमारे भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है वो क्या है जी? भारत शासन अधिनियम 1935 जो है हमारे संविधान का मूल स्रोत है। मतलब सबसे बड़ा सोर्स हमारे संविधान निर्माण का क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 था। साथियों ध्यान रखिएगा हमारा भारतीय संविधान जो है सिर्फ उसमें ऐसा नहीं है कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे उनके ही दिमाग के उपज को शामिल किया गया है। साथियों हमारे भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में कई राष्ट्रों के संविधान को क्या किया गया है जी? सम्मिलित किया गया है। कई राष्ट्रों के संविधान से कुछ कुछ चीजें को जो है उठा करके हमारे संविधान में डाला गया है। आइए साथियों, जो विश्व से लाए गए कुछ जो कंटेंट थे जो हमारे संविधान में समाहित किए गए, वो कौन कौन से कंटेंट थे आइए देखते हैं उसके बारे में। देखिएगा ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। अमेरिका से आया मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। अमेरिका से ही आया राष्ट्रपति का पद। अमेरिका से ही लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन। आयरलैंड से आया है राज्य के नीति निदेशक तत्व।
जर्मनी से जो है आपात उपबंध को लिया गया है। कनाडा से केंद्र व राज्य संबंध को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। रूस से जो है मूल कर्तव्य को लिया गया है। साथियों ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, मोस्ट आईएमपी है ना, कि विश्व से क्या क्या टॉपिक, वैश्विक स्तर से क्या क्या टॉपिक को हमारे भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा साथियों, कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन जो है 1946 में आया था। इस समिति के अध्यक्ष जो थे पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे जी? पैट्रिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे। इसमें 2 सदस्य थे जिनका नाम था एबी अलेक्जेंडर, जो नेवी अध्यक्ष थे। एक दूसरे जो सदस्य थे उनका नाम था एडवर्ड स्मिथ, जो कि व्यापार मंडल अध्यक्ष थे। साथियों जब ये संविधान सभा के लिए जब चुनाव हो रहा था तो संविधान सभा के लिए क्राइटेरिया बनाया गया था कि प्रति 10 लाख की संख्या में एक व्यक्ति जो है निर्वाचित होकर के आएगा। और ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया रहेगी वो प्रत्यक्ष निर्वाचन ना होकर के एकल संक्रमणीय मतदान के तहत जो है आएंगे। साथियों प्रत्यक्ष निर्वाचन और एकल संक्रमणीय मतदान क्या है, इसको हम संविधान विषय में ही आगे पढ़ेंगे। बस अभी ये ध्यान रखिएगा, 10 लाख की संख्या में एक व्यक्ति को आना था, किसमें? संविधान सभा में। देखिएगा 10 लाख की जनगणना पर एक प्रतिनिधि को निर्वाचित होना था, किसमें? संविधान सभा के लिए। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर न होकर के एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि पर होना था। यह क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जिस समय हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे वहां पर भी इसी प्रोसेस के माध्यम से चुनाव होता है, तो अपन इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। देखिएगा कुल जो है 389 सदस्य जो है संविधान सभा में आए, जिसमें 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 सदस्य जो थे चीफ कमिश्नरी, और जो 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। साथियों ध्यान रखिएगा, देशी रियासत के जो 93 सदस्य थे, मतलब देशी रियासतों में जो है हैदराबाद जो है शामिल नहीं हुआ था। हैदराबाद से कोई भी व्यक्ति जो है इस संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। साथियों देखिएगा, मुस्लिम लीग को जो है इसमें 73 सीट मिला था और कांग्रेस को जो है 208 सीट मिला था। 1 सीट यूनियनिस्ट को, और 8 स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी क्या हुए थे जी? चुने गए थे। समझ गए? अब देखिएगा अंतरिम सरकार का जो गठन है वो कब हुआ था? अंतरिम सरकार की जो घोषणा हुई थी वो 24 अगस्त 1946 को हुई थी, और इसका गठन जो हुआ था 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उपाध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिएगा नेतृत्वकर्ता और उपाध्यक्ष दोनों ही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में अच्छा ये आगे मेंशन नहीं है, इसको हम लोग जो है बाकी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी चर्चा करेंगे। बाकी इसके बारे में हम लोग अंतरिम सरकार के बारे में नेक्स्ट क्लास में और डिटेल चर्चा करेंगे। साथियों तो ये हमारा संविधान का जो बेसिक क्लास था कि भारत में संविधान की जो निर्माण किन परिस्थितियों में हुई, भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे कैसे जो है संविधान जो है एक प्रकार से देखा जाए गुलामी की दास्ता में ही संविधान के मांग जो है उठने लगी थी। साथियों तो आज अपन संविधान में यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संविधान के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू साथियों।